नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लैब असिस्टेंट परीक्षा 2026 सफलतापूर्वक आयोजित हो गई है। तो आइए सबसे पहले ये जानें कि इस परीक्षा में कितनी उपस्थिति रही। तो इसके संदर्भ में आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके हमें जानकारी दी थी कि इतनी कम पोस्ट यानी इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद कल और आज यानी 9 और 10 मई को जो लैब असिस्टेंट परीक्षा में अच्छी अटेंडेंस रही थी। तो जो पहला है आपका 9 मई का जो भूगोल वालों के लिए हुआ था, उसमें 9 मई लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाला जो था, इसमें ज्योग्राफी में आपका देखा जाए तो 3 लाख से ऊपर यानी कि 76% उपस्थिति यहाँ पे रही थी। और जो है साइंस वाला पोर्शन जो 10 मई को जो हुआ था, साइंस के लिए 3.25 लाख यानी कि 72% से ऊपर यहाँ पे अटेंडेंस रही है। तो ये तो होगी उपस्थिति की बात। अब आइए, जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें जो जीके का पेपर था उसकी आंसर की लेकर के हम आए हैं। तो चलिए वन बाय वन अपन सारे प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो इसी संदर्भ में हमारा जो पहला प्रश्न है वो अभी आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का उत्तर आपको बताना है। तो पहले साथियों, सबसे पहला है कि राज्य सरकार सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देती है। तो ये बात सही है। 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख का प्रोत्साहन दिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, 2025-26 के दौरान दिसंबर तक 14.70 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है। ये बात भी सही है। ऑप्शन डी है कि 1 अप्रैल 2023 के पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाकर 50 लाख प्रति युगल कर दिया है, जो कि निश्चित रूप से आपका गलत हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे 50 लाख ना होकर के 10 लाख यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ए बी सी, इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर होगा। तो इससे आप बिल्कुल ये करेक्ट है, ये आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना दूसरा सवाल राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के बारे में है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट, बिल्कुल सही बात है। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी 50 लाख तक, ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। थर्ड ऑप्शन है 50 लाख तक अग्नि जांच पहचान प्रणाली की लागत के 20% का एकमुश्त पुनर्भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 20% तो एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, लेकिन ये 50 लाख तक नहीं होकर यहाँ पर 10 लाख तक किया जाएगा। ठीक है, 50 लाख की जगह 10 लाख आपका ऑप्शन रहने वाला है। तो ये ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और प्रोत्साहन राजस्थान निवेश योजना जो है 2024 के प्रावधानों के साथ ये सुसंगत है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी इसमें नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आ जाएंगे। तो इसमें सी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करना है। तो जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक नोड का विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित जो है किया गया, बिल्कुल सही बात है। और इसका JPMI का उत्तरदायित्व रीको को दिया गया है, तो रीको को ये दिया गया है, सही बात है। और चरण ए इसका जो है, इसमें 921.66 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ ना 1577.69 एकड़ के कुल क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, इसमें इस योजना में पाली जिले के 90 गांव शामिल किए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, 90 गांव ना होकर के यहाँ पे 9 गांव यहाँ पे शामिल किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है। बाकी ए बी सी आपका जो है वो सही रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
कि ये जो है बजट से लिए गए सवाल है, ठीक है। जैविक खाद्य बाजार, किन्नू उत्कृष्टता केंद्र, प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र, और आम। आप सभी को पता है आम उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा में है, ठीक है। प्याज अलवर में है, किन्नू गंगानगर में है, और जैविक ये आपका जोधपुर, कोटा और उदयपुर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर के रूप में रहने वाला है। यानी फर्स्ट का 4 हो जाएगा, और बी का जो है सेकंड हो जाएगा, और बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सूची दे रखी है, इसमें विरासत स्थल है और दूसरी तरफ जिला है, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका कहाँ पड़ेगा, कोमलगढ़, गागरोन और जंतर मंतर, ये कहाँ है। तो ये सीधे सीधे आपके विरासत स्थलों के बारे में पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सवालों की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, ठीक है। तो केवलादेव भरतपुर है आपका, कोमलगढ़ राजसमंद हो जाएगा, गागरोन झालावाड़ है, और जंतर मंतर जयपुर हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट में ए में 2, बी में 1 और सी में 4 और डी में 3, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर के रूप में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूची है, मिलाना है इसको, ठीक है। ये भी बजट से है। तो फिनटेक पार्क, मेडटेक मेडिकल और राजस्थान पेट्रोजोन। तो देखो फिनटेक पार्क आपका जयपुर में है, और मेडटेक मेडिकल बोरनाटा जोधपुर में है, और पेट्रोजोन आपका बालोतरा में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। ए में सेकंड, बी में थर्ड और सी में 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम इसी तरीके से पार्क है और इनका मिलान करना है। सोमियाना देखो 2 है, सोमियाना सिरामिक है और एक गजनेर सिरामिक है। तो सोनियाना जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ हो जाता है, और गजनेर वाला है बीकानेर हो जाएगा। और हैंडीक्राफ्ट आप जानते ही हैं जोधपुर में है, और स्टोन पार्क कोटा में है। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान आप करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सही बैठता है, ऑप्शन नंबर बी। यानी ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में 4, डी में 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल इसका देखिएगा, 8वां सवाल। 8वां सवाल जो है इसका, इसमें देखो ये बजट 2026-27 से लिया गया सवाल है। इसमें देखिएगा इसको आपको व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। तो यानी सबसे कम जो है उसको सबसे पहले लिखना है, जो सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम जो है इनका आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले साथियों, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, भूमि राजस्व जो है ये सबसे कम प्राप्त होता है, ठीक है। भूमि राजस्व सबसे कम आएगा। तो सबसे पहले सबसे कम जो आएगा वो ऑप्शन है वो रहेगा आपका, सबसे कम वाला ऑप्शन कौन सा, सी है। तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो सी और डी, सी डी। फिर बाद में क्या आएगा, स्टाम्प वाला आ जाएगा, ठीक है, स्टाम्प। और उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आपका आएगा राज्य उत्पाद शुल्क पत्तियाँ, और फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा सेवा कर सबसे ज़्यादा होता है, सेवा कर सबसे ज़्यादा होता है। तो सेवा कर वाला सबसे लास्ट में आएगा, ए ऑप्शन सबसे जो है ये ए वाला सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब डी इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। सबसे कम हो जाएगा भूमि राजस्व है, और राज्य माल और सेवा जो है ये आपका लगभग 11.86 के आसपास होता है, ठीक है। और राज्य के जो उत्पाद है, उत्पाद शुल्क जो प्रतियाँ हैं ये लगभग 3 पॉइंट कुछ है, 3.44 वगैरह यह है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होने वाला है, यानी सबसे ज़्यादा सेवा कर है और सबसे कम भूमि राजस्व है। नेक्स्ट स्वर्णगिरी, ये देखो स्वर्णगिरी जब देखते हैं नाम तो इसका मतलब जैसलमेर होना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि स्वर्ण तो जैसलमेर ही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, तो ये जालोर अपन इसका कर सकते हैं, क्योंकि जालोर ये सुवर्ण होता है, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी ये जालोर सही तरीके से देखा जाए तो ये है। ये डिलीट भी हो सकता है, और अगर बोर्ड चाहे तो इसको जालोर भी मान सकता है, कुछ भी है। जबकि स्वर्णगिरी जो जैसलमेर होता है और सुवर्णगिरी
जालोर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट देखो, कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं और उनके खेल दे रखे हैं, तो इनको आपको मिलान करना है। तो निश्चित रूप से ये सारे बहुत फेमस खिलाड़ी है। ये सबसे पहले अपन देखें तो पैरा ओलंपिक में शूटर है आपकी अवनी लेखरा, कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो करती है, और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंकते हैं, और भुवनेश्वरी कुमारी जो है स्क्वैश की खिलाड़ी है। तो इसका मतलब इन सभी को आप मिलाते हैं तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सही उत्तर बैठ रहा है, क्योंकि कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो ए में 4 एक ऑप्शन, अगर एक भी अगर आपको आ रहा है तो आप इसको सही मिलान कर पा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अपन लास्ट में इसकी बात कर लेंगे कि कैसा रहा पेपर और कट ऑफ वगैरह कितनी इसकी जा सकती है। प्यारे साथियों, ये सवाल जो है कक्षा 9 की बुक से सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे। ये सारी की सारी लाइनें आपको कक्षा 9 की जो बुक है ना, राजस्थान अध्ययन वाली, उसमें दे रखा है, और क्रांति से संबंधित ये सवाल है। तो ये देखो, भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी, तो ये बात सही है। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेज दिया गया था, ये बात भी सही है। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। एज इट इज़ 9th की क्लास से ली गई लाइनें हैं प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा, कहाँ कोचिंगों के चक्कर में पड़े हो। 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव के सैनिकों ने तोपखाने पर नियंत्रण कर लिया, तो ये सारी बातें जो है इसकी सही है। तो इसका मतलब ए बी सी और डी वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही उत्तर रहने वाला है। ए बी सी और डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य से संबंधित आपसे बात कही गई है। अग्नि नृत्य जो कि कतरियासर बीकानेर से संबंधित है। राग और फाग के साथ अग्नि मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है, बिल्कुल सही है। ये कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन है वहाँ से सीधे सीधे लाइनें यहाँ पे पूछी गई है। तो इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों करते हैं, तो महिलाएं नहीं करती है, केवल पुरुष इसमें भाग लेते हैं, तो ये ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। नृत्य की उत्पत्ति जो है कतरियासर गांव में हुई है, और इसके अंगारों को ढेर को जो है वो धोना कहा जाता है। बिल्कुल एज इट इज़ लाइन है, कक्षा 10 की लाइनें हैं, आप यकीन मानिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें सी है उसको काट दो आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। सी को काट दो, सी है ना इसमें, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो कौन सा है, कतरियासर। सो बी वाला काटना है ना, बी महिला इसमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी आपको नहीं नज़र आना चाहिए, ऑप्शन बी आपको कट करना है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ए सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें कि तारागढ़ अजमेर के संदर्भ में है, कौन सा कथन सत्य है। तारागढ़ आप सभी को पता है गढ़ बेटली के नाम से प्रसिद्ध है, और अजय मेरू भी इसे कहा जाता है। ये अगेन कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आपको, ये सारी लाइनें उसमें मैं मिला के दिखा दूंगा। इसमें प्रूफ मैं अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि गढ़ बेटली अजय मेरू भी कहा जाता है इसको, तो ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये दुर्ग चौहानों के शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो अजय पाल ने करवाया था, ठीक है। अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था, और 1113 में करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। 1113 में अजय पाल ने करवाया था, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत होता है। और शाहजहाँ के काल में इस दुर्ग का जो दुर्ग रक्षक था वो विठलदास गौड़ था, ये बात बिल्कुल सही है। और दुर्ग की प्राचीर में 18 बड़े जो है निगरानी टावर भी लगे हुए हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। तो ए सी और डी इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। ए सी और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें बी आएगा वो ऑप्शन आपका गलत रहेगा। तो बी इसमें है और इसमें कट गया, अपने आप ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आप देखें, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन पूछा है कालीबंगा। तो देखो, कालीबंगा सर्वप्रथम
1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी? देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता खोज खोज, तब तो ये बात स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आपकी कक्षा 10 की जो कालीबंगा जो दे रखा है उसमें यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे पहले अमलानंद घोष ने इसकी जो है खोज की थी। ठीक है, जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें आपका पेज नंबर 3 पे ही कालीबंगा सभ्यता दे रखी है, और इसमें ये साफ साफ लिख रखा है कि जो है सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, और तत्पश्चात 1961-62 में बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो अगर देखा जाए तो जानकारी देने वाले तो एलपी टेसीटोरी थे, ये भी तो है एलपी टेसीटोरी एलपी टेसीटोरी ने जानकारी दी थी। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खोज करने वाले अमलानंद घोष थे, जो कि सीधी सीधी लाइन इसमें दे रखी है कि यहाँ पे खोज, अगर खोज होता तो ये वाक्य बिल्कुल सही था, कोई संदेह हमें नहीं था। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, जबकि जानकारी देने वाले एलपी टेसीटोरी थे, इसलिए इसको शक के दायरे में अपन रख सकते हैं। बाकी यहाँ से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ, तो ये बिल्कुल आपके पेज नंबर इसी पे 4 पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा, है ना। जुते हुए खेत के शाख से यहाँ पे मिले थे, और जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन में आपके मृद भांड वाला जो है ये दे रखा है कि यहाँ पर पाए गए मृद भांड खपरा, हल्के, पतले तथा सुनिर्मित नहीं थे। तो ये भी है कि इसमें जो है मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए थे ना, उसमें पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। ठीक है, और यहाँ से बालक की खोपड़ी भी मिली थी जिसपे 6 छेद हैं। ये बातें बिल्कुल सही है, जबकि इस बात को अपन गलत मान सकते हैं देखा जाए तो। अब बोर्ड क्या मानता है, अगर ये सही मानता है इसको तो सही है, बाकी बोर्ड ही सर्वोपरि है, वो जो मानेंगे वही होगा। बाकी ये जो इस बुक के अनुसार अपन देखें, है ना, राजस्थान बोर्ड की जो 10वीं की किताब है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके पास अगर किताब है तो आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 3 और 4 पे आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बिल्कुल एज इट इज शब्द जो है वो दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अब आप अगर ये इसमें वैसे देखा जाए तो चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी वजह से ये आपको ए अगर नहीं माने तो आपका ऑप्शन ये दोनों ही इसमें जो है आंसर इसके मान सकते हो। ठीक है, स्टार दूंगा मैं इसको। ठीक है, ए बी सी भी सही है और ए बी सी डी भी, कोई भी सही हो सकता है इसमें से। तो इसके लिए अपन जो है क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये किया है तब भी ठीक है ए बी सी डी, और कुछ बच्चों ने ये किया है तो ये भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ज़्यादा सही तो आपका क्या है, सॉरी ए बी सी डी का है, सी ऑप्शन ए बी सी डी, और कुछ ने ये बी सी डी, ए को अगर हटा भी दें वो खोज और उसके चक्कर में देखा जाए तो ये भी सही है। तो इस ऑप्शन को मैं, जो इस प्रश्न को है, एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए स्टार देना चाहूँगा 10वीं की किताब के आधार पर। ठीक है, ये आप देख लेना, बाकी क्या होता है बोर्ड क्या आंसर मानता है। अगर आप ये करके आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है सारे ऑप्शन सही हो। बाकी बोर्ड पे है क्या कौन सा सही मानता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चांद बावड़ी, अगेन ये 10वीं की किताब से हैं, और यहाँ पर चांद बावड़ी आबानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो ये राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही, एज इट इज़ लाइन आप देख सकते हैं इसको, एज इट इज़ लाइन है बिल्कुल। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में आपको पेज नंबर 112 पे आपको मिलेगा, ये पेज नंबर 112। ठीक है, पेज नंबर 112 पे मिल जाएगा। दौसा जिला है और दौसा में सबसे पहले चांद बावड़ी दे रखी है, और सबसे पहली लाइन शुरुआत जो है यहाँ से है कि राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आबानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। ठीक है, इसका असली नाम आभा नगरी था, ना कि शोभा नगरी। ठीक है, इसका मुख्य नाम, वास्तविक नाम शोभा नगरी ना होकर के आभा नगरी था। ये अगली लाइन में ये लाइन दे रखी है आभा नगरी। ये यकीन मानिएगा यहीं से सारे के सारे जो प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं, और पर्यटन विभाग द्वारा मार्च अप्रैल महीने में यहाँ मनाया जाता है, तो मार्च अप्रैल ना होकर के
सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर महीने में ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर माह होगा, ठीक है। आबानेरी महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि दो दिनों तक आयोजित होता है। तो इसका जो है ये शोभा नगरी आपका गलत है और मार्च अप्रैल गलत है, यानी बी और सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है इसके सही होने वाले हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा अगर करें, ऑप्शन नंबर ए और डी यानी सी वाला ऑप्शन है, ये आपका सबसे उपयुक्त में देखा जाए तो ए और डी सही है, ठीक है। ए और डी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, अगेन ये आभूषण वाले चैप्टर से हैं, इसी बुक में से हैं कि कंदोरा, नोगरी, भौरकड़ी, पीपल पत्ता। तो ये देखो, कंदोरा है ये कमर का आभूषण है, नोगरी हाथ का है, जबकि नेवरी पैर का होता है। प्यारे साथियों, नेवरी जो है ये पैर का आभूषण है, आप याद रखें, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है भौरकड़ी नाक का है और पीपल पत्ता कान का आभूषण है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर के रूप में रहने वाला है, क्योंकि है ना, फर्स्ट में थर्ड बी, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें आपको ये बताना है कि तीज का त्यौहार कब आता है, होली कब आती है। ये भी 10वीं के बुक से एज इट इज़ लिया गया है, ठीक है। तो तीज जो है ये श्रावण महीने में आती है, ठीक है। होली जो है फाल्गुन में आएगी, अक्षय तृतीया वैशाख में आती है और गणगौर चैत्र में आती है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ए में 4, तो ये रहा आपका ऑप्शन सी, ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में आपका थर्ड 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है आपको। तो इसमें क्या है कि जैसलमेर, सिवाना, गागरोन और आपका जालौर दुर्ग। तो इसमें जैसलमेर जो है वो आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा प्यारे साथियों, जैसलमेर जो है वो आपका धानवन दुर्ग है। फिर आपका सिवाना जो है वो एरण दुर्ग है। फिर सी जो है आपका गागरोन जो है वो ओदुक दुर्ग है, यानी जिसके चारों ओर जल हो, और जालौर है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये प्रजामंडल से संबंधित है, जिनके व्यक्तित्व पूछे गए हैं। इसकी स्थापना किसने की थी। जैसे हाड़ौती है तो हाड़ौती नाम आते नैनूराम शर्मा नाम याद आना चाहिए, ठीक है। तो ए में थर्ड, और मेवाड़ में आपके मेवाड़ में आपका माणिक्यलाल वर्मा आ जाएंगे। जयपुर में कपूरचंद पाटनी और धौलपुर में कृष्णदत्त पालीवाल। तो ए में 3, बी में 1 और सी में 2 और डी में 4। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना आपको। ये अगेन कक्षा 10 की किताब से पूछे गए सवाल है सारे। खाटू श्याम जी का मेला जो कि सीकर में पड़ता है, भरतरी का मेला अलवर में भरेगा, करणी माता देशनोक बीकानेर और शीतला माता चाकसू। उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न आप सभी के सही होते हैं। तो ए में थर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, ए में थर्ड और बी में 1, बी जो भरतरी 1 है, तो डी ऑप्शन जो आपका सही उत्तर रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट आप बात करें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन वंशज है। शक अथवा सीथियन वंशज कहने वाला कर्नल जेम्स टोड थे, ठीक है। और चंद्रवरदाई तो अग्निकुंड से मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई थी, ठीक है। जबकि जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनको वो ब्राह्मण मानते हैं, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं इनको, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है इनको वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं, वैदिक आर्यों की संतान है ना। और आपका चंद्रवरदाई अग्निकुंड मान गए। और भंडारकर जो है, भंडारकर इनको गुर्जर वंशीय मत का मानते हैं। भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद जी जो है ये श्वेत गुर्जर वंश के इनको मानते हैं। और स्मिथ जो है इनको हूण मानते हैं ना, हूण। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखें,
दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में कथनों पर विचार करें। दक्कन का पठार जो है, प्यारे साथियों, दक्कन का पठार लाखों वर्षों पूर्व टेथिस सागर की दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था। सही बात है। भूवैज्ञानिक इतिहास के काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ था, ये भी सही बात है। प्रादीपीय भारत विखंडित गोंडवाना लैंड उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें सही होने वाले हैं। तो ए, बी और सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आप मान सकते हैं। थार का मरुस्थल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। देखो, थार का मरुस्थल जो है ये शुष्क भागों में पशुपालन और पशु चारण यहाँ पे मुख्य पैसा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रॉक, फॉस्फेट आदि ये प्राकृतिक गैसें वगैरह इनमें देखते हैं अपन, बाड़मेर में है ही। और आपके ये जो है अपनी विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका ए, बी, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। ए, बी, सी, डी ये। नेक्स्ट, कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथनों का आपको चयन करना। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा शब्द की व्युत्पत्ति उस स्थान से हुई जहां सभ्यता को पहचाना गया था, बिल्कुल सही है। और सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 BC से 1300 BC तक है, तो ये भी सही है। और सभ्यता का पतन लगभग 1900 BC के आसपास हुआ था, तो ये बात भी यहाँ पे सही मान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए, बी, सी और डी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर के रूप में होने वाला है। प्यारे साथियों, सारी बातें इसमें सही है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करना। तो इसमें भी क्या है, ये सारे सही है। ठीक है, मौर्य का उल्लेख बौद्ध जैन पुराण साहित्य में हुआ था। अशोक प्रथम शासक था जिसने प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर संदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म में अपनी अवधारणा का की उद्घोषणा करने में किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये बात भी सही है। तो इसमें भी आपका अगेन ए, बी, सी, डी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सूची है, इसको मिलाना है कि विद्रोह था उस समय, जैसे झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, अवध में आपका ब्रिजिस कादिर थे, कानपुर में नाना साहब थे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। झांसी 1 में 4 है, ठीक है, 1 में 4 है। और बी में आपका ब्रिजिस कादर वाला है अवध में, और कानपुर में 1 है, और आपका दिल्ली में 2 हो जाएगा बहादुर शाह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें अपन 26 के बाद 27वां सवाल। तो इसमें है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण दे रखा है और एक तरफ आपका जो है विशेषता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु और गर्म और ठंडी। तो आप सभी को पता है कि सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री या उससे अधिक होता है। तो ये आपका उष्ण कटिबंध में ही पॉसिबल है ऐसा, ठीक है ना, उष्ण कटिबंध में ऐसा पॉसिबल है। तो फर्स्ट का जो है वो आपका फोर्थ अपन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का अपन क्या कर सकते हैं, फोर्थ कर सकते हैं। और शुष्क जलवायु जो है वो कौन सी कहलाती है, ठंडी जलवायु कौन सी कहलाएगी, कि सभी महीनों में औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है, तो ये ठंडी जलवायु है। ठीक है, और गर्म संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 से अधिक लेकिन 18 से कम। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये गर्म वाला जो है ये ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री से अधिक लेकिन 18 से कम होता है। ठीक है, तो और यह जो है आपका डी है, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा कि ठंडी जलवायु कौन सी होती है, तो ठंडी जलवायु सभी महीनों में औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है, ये ठंडी जलवायु है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ऑप्शन नंबर बी है, इसके अनुसार ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन मिलान के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जिसमें अपन देखेंगे कि ये कुछ द्वीप हैं
और इस तरफ प्रकार है। तो इन प्रकार को आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है ये आपका प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आएगा, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। और वोलर जो है वो जलोढ़ होता है। ठीक है, वोलर जो है ये जलोढ़ द्वीप के अंतर्गत आता है। और आपका जो है बूचर है ये चट्टानी हो जाएगा, और अंडमान जो है वो पर्वतीय हो जाएगा। तो इसमें आप देखें तो कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो इस प्रकार से आप मिलान कर लो। तो इस प्रकार से अपन देखें कि फर्स्ट में आपका ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जो है, फर्स्ट में 4 है, सेकंड में आपका बी में थर्ड है ना बूचर, बूचर चट्टानी। ठीक है, बूचर जो है, एक मिनट, इसमें ऐसा कैसे हो रहा है, एक मिनट देखें, है ना। डी में एक, लक्षद्वीप को अगर प्रवाल से मिलाएं तो डी में एक, ऑप्शन नंबर डी में अपना सही मैच हो रहा है। तो ये आपका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट अपन 29 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो चाय जो है सोयाबीन, कपास, जूट, मक्का। ठीक है, इसमें चाय जो है वो नकदी फसल के रूप में आएगी। ठीक है, सोयाबीन सॉरी कपास और जूट जो है वो रेशा वाला फसल है। मक्का खाद्य फसल है, और सोयाबीन आपका रोपण फसल के रूप में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन अगर मिला लें अपन तो आप देखें तो फर्स्ट में बी है ना, चाय है आपका रोपण में आएगा। ठीक है, और एक मिनट, जूट अपन देखें तो कपास सी में एक होना चाहिए। ठीक है, सी में एक जाएगा, तो सी में एक यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, सी में कपास और जूट रेशा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी के हिसाब से अपन देखें तो जो चाय है ये आपका रोपण में आएगा। ठीक है, चाय आपका रोपण में है, और सोयाबीन जो है वो नकदी फसल हो जाएगी, और कपास और जूट आपका रेशा हो जाएगा, और मक्का जो है खाद्यान्न फसल के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सही उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो रोलेट जो एक्ट है वो 1919 में आया था। ठीक है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है 1942 में हो गई थी। ठीक है, 42 में हुई थी। और आपका चंपारण जो है 17 में हुआ था। ठीक है, 1917 में। तो कालक्रम के अनुसार इनको अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1917 वाला। ठीक है, फिर 19, फिर 20 और फिर 42। तो चंपारण सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे पहले आएगा। तो इसका मतलब इसको हटाओ और इसको हटाओ, डी सबसे पहले, फिर उसके बाद ए, और फिर उसके बाद बी, और 3 नंबर पे सी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट, ये कोयला है और बढ़ती हुई मात्रा के आधार पर कार्बन की बढ़ती हुई मात्रा, यानी सबसे उत्तम क्वालिटी का सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ये सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है बिटुमेंस, सॉरी एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी है, जो बी सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो इसमें इन सब में बी जो लास्ट में इसमें है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा अपन देखें तो सी वाला ऑप्शन है ये सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका इसमें आ जाएगा पीट आएगा, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमेंस, फिर एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन देखें तो भारत की प्रमुख नदियों और उनकी लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी नदी है सबसे पहले लिखना है, और सबसे बड़ी बाद में है। तो जो ताप्ती नदी है, तापी जो नदी है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर है। और जो आपकी यमुना है इसकी 1376 है। ठीक है, 1376 है। और कृष्णा जो है इसकी 1400 है किलोमीटर, और इसकी 1465 है गोदावरी। तो इसको अपन देखें क्रमानुसार जमाएं तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी हो जाएगी तापी, यानी बी सबसे पहले आएगा, फिर आपका आ जाएगा ए, फिर आपका आ जाएगा डी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि आपका भड़ला सोलर पार्क है, राजस्थान में है। सबसे बड़ा जो है राजस्थान का और भारत का सबसे बड़ा है।
दुनिया का भी सबसे बड़ा है, जिसकी जो कुल क्षमता है वो 2245 मेगावाट, ठीक है, 2245 मेगावाट कुल क्षमता है, जो कि राजस्थान के आपके जोधपुर, अब तो फलोदी में है, फलोदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो सोपान, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है। चिंतन, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है और सबसे अंत में क्या होता है, ये आपको सही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे अंत में देखो, ये सत्यापन सबसे अंत में किया जाता है, इसका सत्यापन जो है सबसे अंत में इसका सत्यापन किया जाता है। तो सबसे अंत में सत्यापन किस में आ रहा है, तो इनमें या तो ए या सी होगा, ठीक है। सबसे पहले होती है तैयारी, तो सी है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। सबसे पहले तैयारी, फिर उद्भव, फिर प्रदीप्ति और फिर सत्यापन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। तैयारी, उद्भव, प्रदीप्ति और सत्यापन सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मनोलैंगिक विकास के फ्राइड के 5 सोपानों को सही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखो, मनोविज्ञान में फ्राइड जो है वो एक मनोलैंगिक यानी कि सबसे चर्चित मनोवैज्ञानिकों में से एक है, जिसने लिबिडो पर विशेष बल दिया था, और उन्होंने बालक को जो है मनोलैंगिक विकास मॉडल में 5 सोपान बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो इनमें सबसे पहला चरण मौखिक चरण बताया है, सबसे पहला मौखिक होता है, फिर गोदी अवस्था होती है, ठीक है, फिर आपकी लैंगिक होती है, फिर सुषुप्त है, और अंत में जननांग वाली जो है वो चरण माना गया है। तो सबसे पहले डी आएगा, ठीक है, डी आएगा, फिर बी आएगा, सबसे पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर सी और फिर ई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एंडरसन। एंडरसन ने जो अधिगम की जो विश्लेषणात्मक और संबंधात्मक शैलियों के बीच विभेद किया था, तो अधिगम की विश्लेषणात्मक शैली द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं से संबंधित कथनों की पहचान आपको करनी है। तो इसमें अगर देखें तो ये सारी जो है यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये अमूर्त विचारों के लिए बेहतर स्मृति का होना, ये सही है, और अनुक्रम और संरचनात्मक चिंतन दर्शाना, ये भी सही है, ठीक है। अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन, ये इसका शायद नहीं होना चाहिए, और पूर्ण चित्र आयाम के भाग के रूप में सूचना का बोध करना, ये पूर्ण चित्र बोध नहीं करवाते, ये पृथक करवाते हैं शायद, पृथक वाला है। तो ए, बी और सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ए, बी और ई, ठीक है। तो ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर के रूप में होना चाहिए, ठीक है, ए, बी और ई। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के वृद्ध 5 कारक मॉडल, यानी जो कोस्टा और मैक्रे ने दिया है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है। तो इनमें देखो आपका सहमति परकता है, ठीक है, और मनस्ताप या इको साइकोटिज्म ये नहीं है, ठीक है, और अंतरात्मक परकता ये है, और अनुभव के प्रति खुलापन ये भी है, और मीजोमॉर्फिक ये नहीं है, ठीक है, ये तो अलग व्यक्तित्व के प्रकार हैं, इसमें ये नहीं है। तो ये सहमति है, अंतरात्मकता वाला है, और अनुभव के प्रति खुलापन, यानी ए, सी और डी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना। अधिग्रहण, अधिग्रहण जो है ये एक अभिधारणा है, वो CS और USCS की निरंतरता युग्म श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह आपके पावलोव से संबंधित है, ठीक है। समवर्ती अनुबंधन, जो कि आपका CS और US को एक ही समय पर प्रस्तुत किया जाता है तो समवर्ती हो जाता है। अनुगामी, ये CS को पहले प्रस्तुत किया जाता है और थोड़े समय के लिए अंतराल के बाद UCS प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चगामी अनुबंधन, ये UCS को CS से पहले प्रस्तुत किया जाता है तब उत्पन्न होता है, ठीक है, ये अनुबंधन। तो इसमें A, B, C, D ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4 वाला, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ये पावलोव का जो है सिद्धांत, उसके अनुसार ये उसकी पावलोव वाले सिद्धांत से संबंधित ये पूछा गया है, ठीक है।
जिन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर अध्ययन किया था, पैरोटिड ग्रंथि पर, है ना। तो देखिएगा, नेक्स्ट है 39, ये जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे ने जो है विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, उन अवस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर एक अवस्था भी आपको पता है तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते थे। तो इसको जो साइकोमोटर इसको कहते हैं। तो इंद्रिय ये होता है 0 से 2 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। तो एक में तीन ऑप्शन नंबर बी में है, अकेला ऑप्शन नंबर बी आपको ये इस सवाल का आंसर करने की मदद कर सकता था। फिर आपका बी में आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक है वो 11 से 15 में होता है ना। और पूर्व प्रचलन है वो आपका 2 से 7 वर्ष की अवधि तक होता है। और ठोस जो है 7 से 11, मूर्त जिसे कहते हैं, मूर्त चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसमें महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो मुझे बताइएगा, महाराणा प्रताप जो है शासक कब बने थे? ये आपके 1572 में शासक बन गए थे। और शासक बनने के बाद अपनी जो राजधानी है वो गोगुंदा से कोमलगढ़ हस्तांतरित इन्होंने कर दी थी, क्योंकि अपने सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि से बचाने के लिए, है ना, बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कोमलगढ़ हस्तांतरित किया था। तो सबसे पहले बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, बी सी, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है, ये दोनों तो होंगे नहीं, या तो होगा ये बी सी। अब देखना डी है या डी। तो आपका 82 में हुआ था ना, 1582 में दिवेर वाला, दिवेर तो 82 में हुआ था और ये 1576 में हो गया था। तो इसका मतलब डी जो है लास्ट में आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही उत्तर के रूप में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रश्न देख लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन में किसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसको 44 में जानकी देवी बजाज थी। नेक्स्ट, चित्रमहल आपको सभी को पता है बूंदी में है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, अबेड़ा महल कोटा में है, अबेड़ा महल कोटा में है और सोनेरी कोठी टोंक में, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला प्यारे साथियों? 42 का सही जवाब ये देखो, आप इस तरीके से मिला सकते हैं। फर्स्ट में ए में 2, बी में 4, सी में 1 और ये डी ऑप्शन जो आपका सही उत्तर रहने वाला है। ये अगला सवाल राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब से एज इट इज़ लिया गया है। इसमें अध्याय 11वां है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, और पेज संख्या आपकी 129 और 130 पर, 129-30 पे ये आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। पेज संख्या 129 130 पर आपको सीधे सीधे देखो, 129 पेज पे दयाल दास है, ठीक है। इनका जन्म वर्ष बताना आपको। तो दयाल दास बीकानेर के राठौरा ने ख्यात लिखी थी इन्होंने, और इनका जन्म दयाल दास का जन्म है 1798 के अंदर इनका जन्म हुआ था बीकानेर के कुड़िया ग्राम में। तो ये सीधा सीधा 129 पेज पे आपको नीचे नीचे मिल जाएगा दयाल दास, ठीक है। नेक्स्ट है कविराजा श्यामल दास। ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र सज्जन सिंह के दरबार में कवि थे, और इनका जो जन्म है, ठीक है, श्यामल दास जो है इनका जन्म 1836 में हुआ था, 1836 में हो गया था। फिर अपन देखें तो इसके नीचे दे रखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये आपके इनका जन्म जो है 1800, गौरीशंकर का 1836 में 63 में इनका जन्म हुआ है, रोहिडा ग्राम सिरोही में। और इनके नीचे जस्ट इनके नीचे दे रखा है बाबूजी चतुर सिंह जी। इनका जो है ये मेवाड़ राजघराने से संबंधित है, लोक संत चतुर सिंह जी है। इनका जन्म जो है 1879 में हुआ है, ठीक है। 1879 में इनका मेवाड़ के करजाली गांव में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म वर्ष के अनुसार, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था, तो सीधे सीधे उस बुक में आपको ये दे रखे हैं। तो अब बिल्कुल आसानी से आप इनको क्रम वाइज सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब क्रम वाइज सेट करते हैं इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे दयाल दास आएंगे, क्योंकि 1798 में है, तो सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो है कविराजा श्यामल दास आएंगे, 1836 है, तो डी ऑप्शन पहले आएगा।
इसका मतलब ये भी कट जाएगा। फिर आपके हीराचंद ओझा जी आएंगे और सबसे लास्ट में जो है आपके बाबूजी चतुर सिंह जी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल प्रमाणित है। कक्षा 10 की किताब आप देख सकते हैं, वहाँ पे सीधे सीधे आपके उसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट है एकीकरण। एकीकरण कक्षा 9 की किताब से ये लिया गया सवाल है। इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित अगर करें तो सबसे पहले आपका जो है मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। उसके बाद सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर आपका राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, है ना। फिर संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण हुआ और फिर भारत राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। घटित हुआ था उस अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बिजोलिया है, बिजोलिया 1700 आपका 98 में हुआ था। ठीक है, बिजोलिया जो है आपका सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे 1798 बोल दिया मैंने, क्योंकि बिजोलिया का प्रथम चरण जो है वो 1897, ठीक है, 1897 से 1915 तक ये हुआ था। ठीक है, 1915 तक प्रथम चरण चला था। ठीक है, और आपका मेव किसान आंदोलन जो है वो 1932 में शुरू हुआ था, 32 में, जिसका नेतृत्व मोहम्मद हादी ने किया था। और भरतपुर में भरतपुर बहसे भोजी लंबरदार, जो कि 1931 में इन्होंने किया था इसका प्रारंभ। और अलवर किसान आंदोलन जो है आपका 1921 से ये हुआ था, 1921 में। तो इनका कालक्रम अगर देखें, गठित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित अगर करें इनको, तो सबसे पहले आपका बिजोलिया आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा भाई? बिजोलिया सबसे पहले आएगा। फिर अलवर वाला आ जाएगा, कृषक आंदोलन 21, और फिर 31 वाला सी, ठीक है, भरतपुर, और सबसे अंत में मेव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित आपको करना है ना। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो आपकी होती है कुएं और नलकूप से। ठीक है, कुएं और नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है, तो सी ऑप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन सबसे लास्ट में होगा। सबसे कम अन्य स्रोतों से, फिर आपका तालाब से, फिर नहरें, और फिर कुएं और नलकूप। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसमें देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आप देखें तो उत्तर से दक्षिण इनको क्रम को व्यवस्थित आपको करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम व्यवस्थित करें तो अपन ये देखते हैं कि मस्जिद वाला हेड से लेकर के मोहनगढ़ तक सबसे पहले आपका कुंभाराम आता है। ठीक है, जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है वो आती है। फिर कंवर सेन आती है। पहले कुंभाराम आती है, फिर कंवर सेन आती है ना। फिर आपका पन्नालाल बारूपाल वाली आती है, और फिर वीर तेजा के बाद करणी सिंह के बाद जंबेश्वर के बाद है जय नारायण व्यास। ठीक है, जय नारायण व्यास, इसके जंबेश्वर के बाद जय नारायण व्यास आती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इनका अगर अपन मिलान करते हैं तो मिलान के अनुसार कौन सा सही बैठेगा। तो इसमें सबसे पहले अपन देखें तो कौन सा आएगा, कंवर सेन लिफ्ट आएगी इसमें, सबसे पहले डी, है ना, सबसे पहले डी आएगी। तो डी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। फिर उसके बाद डी के बाद आप देखें तो वीर तेजा आएगा इसमें, वीर तेजा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा सबसे पहले, फिर सी वीर तेजा वाला, और फिर आपका गुरु जंबेश्वर, और फिर जय नारायण व्यास, जंबेश्वर और जय नारायण व्यास। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 48, यहाँ पर इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको
व्यवस्थित करना है तो उत्तर से दक्षिण इनको देखा जाए तो ये देखो आपका राजस्थान का मैप बना देते हैं और उत्तर से दक्षिण देखो खेतड़ी सिंगाना, खोदरीबा, रेल मगरा और गुलापुरा। गुलापुरा आपका भीलवाड़ा में है, खोदरीबा आपका यहाँ पे खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है और खोदरीबा यहाँ पे इधर आ जाएगा आपके अलवर, और जो रेल मगरा है वो राजसमंद में आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका खेतड़ी, खेतड़ी वाला, क्योंकि झुंझुनू सबसे ऊपर रहेगा, खेतड़ी सिंगाना वाला, ठीक है। फिर आपका खोदरीबा आ जाएगा अलवर, फिर आपका जो है गुलाबपुरा आ जाएगा भीलवाड़ा, और सबसे लास्ट में ये रेल मगरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट, सीता माता अभ्यारण्य, उनको देखो फिर से ये क्रम जमाना, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सीता माता अभ्यारण्य, शेरगढ़ और धौली वन्यजीव अभ्यारण्य और ताल छापर। ताल छापर चूरू में है और चूरू सबसे ऊपर इधर चूरू में है, तो चूरू यहाँ पे आएगा, चूरू, चूरू सबसे ऊपर रहेगा। तो डी, अगर एक ऑप्शन आपको पता है तो आप कर सकते हैं डी, तो ये सी ऑप्शन है सबसे पहले, देखो इसमें डी है, और फिर आपका जो धवा है वन्यजीव वो आएगा, फिर शेरगढ़ आएगा और फिर सीता माता। सीता माता प्रतापगढ़ इधर है, आप सबको पता है, तो सीता माता सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट 50वां सवाल है कि राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, तो वो एनएच आपका कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 51वां सवाल यह है कि कौन सी विदेशी नस्ल गाय की है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय है। विदेशी नस्ल इन सब में देखा जाए तो जर्सी जो है विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी नदी कोटा में त्रिकोण जलोढ़ मैदान निर्मित करती है। तो कोटा जब नाम आएगा तो चंबल आ जाएगा, चंबल, काली सिंध और पार्वती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की विशेषता कौन सी है, तो जल धारण क्षमता उच्च नहीं, निम्न लवणता और उच्च उर्वरता नहीं, निम्न उर्वरता होती है और लवणता उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोइडा, बेर और केर पाए जाते हैं। थोर वगैरह ये सारे जो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है, नहीं है, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है, तो कुचामन, डीडवाना, पचभद्रा ये खारे की है, जबकि कोलायत है मीठे पानी की झील है जो कि बीकानेर में है। नेक्स्ट है, कृषि जलवायु प्रदेश है ना, ये आपका 4B के संदर्भ में बात की है। तो 4B आपको पता है, 4B जो है ये आपका राजस्थान के जो दक्षिणी इलाका है इसमें आता है, राजस्थान के दक्षिणी इलाके में आता है, जिसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह ये आते हैं, ठीक है। ये 4B के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, थोड़ा बहुत ये इधर, ये पश्चिमी क्या कहते हैं इसको, दक्षिणी एरिया जो है राजस्थान का ये आएगा। तो इसमें देखो कि अधिकतम जो है इसका तापमान, अधिकतम इसका तापमान 52 डिग्री और न्यूनतम -2, तो न्यूनतम -2 इसका नहीं होता है। यहाँ रक्तचाप मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। जालौर पाली में नहीं है, ठीक है। औसत वर्षा ये इसकी नहीं है, 20-30 नहीं है, 90 के लगभग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा,
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जिसे देखो इस बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम जयपुर के विराटनगर से होता है। नेक्स्ट, राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन आप करें। तो इसमें देखो, योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 वर्ष के लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है, ये सही बात है। और मासिक धर्म स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है। राजस्थान चिकित्सा सेवा राजीविका सैनिटरी नैपकिन क्रय करेंगे, ठीक है। और निःशुल्क नैपकिन आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों को प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारी बातें इसमें सही है। तो ए, बी, सी और डी इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का, ठीक है, उच्चतम जो है निक्षेप है। तो कोयला भंडार झारखंड में सर्वाधिक आपको मिलेंगे, ठीक है। झारखंड इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्च मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। तो महासागर में उच्च NaCl होगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। और आगे अपन देखें 61वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है। तो भारत का जो पूर्वी तट है वो आपका कौन सा तट हो जाएगा, ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, पूर्वी तट। ये जो भारत है इसमें यहाँ पे पूर्वी तट कोरोमंडल तट रहेगा। नेक्स्ट है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलेंगी। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का जो कौन सा मठ है वो पुरी में स्थित है। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। तो पुरी में जो मठ है उसका नाम गोवर्धन मठ है। प्यारे साथियों, पुरी में जो मठ है उसका नाम क्या है, गोवर्धन मठ है उसका। और जो है ये ज्योतिर्मठ जो है ये आपका उत्तराखंड में होना चाहिए, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड है ज्योतिर्मठ। फिर आपका श्रृंगेरी जो मठ है ये आपका कर्नाटक में है, ये आपका कर्नाटक में है। और आपका जो शारदा मठ है ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात। ये 4 मठ स्थापित किए थे शंकराचार्य ने, जो भारत के चारों कोनों को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिणी भारत में आम्र बौछार यानी आम की बौछार के रूप में जानी जाती है, आम्र बौछार के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तटवर्ती क्षेत्रों में सागर से भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं, ठीक है। ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कारक प्रभाव से संबंधित है। ये फिर से साइकोलॉजी का सवाल आया है, मनोविज्ञान का। तो प्रयोग जो मूलक विधि है ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। अव्यक्त अधिगम यानी कि संकेत अधिगम भी इसको कहते हैं, टोलमैन के द्वारा दिया गया था। यह अधिगम का एक प्रकार है, ठीक है। हाँ, तो बुद्धिलब्धि आईक्यू की निम्न में से कौन सी रेंज बुद्धिमत्ता दिव्यांगता की मध्यम स्तर श्रेणी के अंतर्गत रखी जाती है। तो ये भी एक साइकोलॉजी का ही सवाल है। तो इसमें ये 35 से 40 से लगभग लेकर के 50-55 तक ये आपकी सामान्य जो है मध्यम स्तर की श्रेणी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट साइकोलॉजी का ये और है, 15 वर्ष की मानसिक आयु और 12 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि का क्या होगी। तो इसका देखो टर्मन के द्वारा जो सूत्र दिया हुआ है उसके अनुसार इसका आप निकाल सकते हो, MA/CA गुणा 100 आप करते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा। MA यानी मानसिक आयु इसकी 15 वर्ष है, और CA यानी क्रोनोलॉजिकल यानी वर्तमान जो इसकी आयु है वो 12 वर्ष है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 125 यहाँ पे उत्तर आप प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो 125 यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कट करके आप देख सकते हैं, ये 12 3 से 4 बार और 15 3 से 5 बार कटेगा,
और ये 4 से फिर 100 है, 25 बार कट जाएगा। 25 गुणा 5 जो है 125 के रूप में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है? तो इसके लिए कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। कक्षा 10 की जो किताब है ना, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें एक बॉक्स बना हुआ है लोक देवताओं वालों चैप्टर में, सबसे अंत में वहाँ पर कल्लाजी का जो है जिक्र किया गया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग यानी बख्तरबंद दुर्ग कहा गया? तो रणथंभौर को कहा गया था बख्तरबंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनीरा चौंटिया किसने जो है लिखे थे? ठीक है, चेतावनीरा चौंटिया लिखने वाले तो थे आपके केसरी सिंह बारठ, बहुत ही शानदार विद्वान थे, जो कि महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोक लिया था। और इन्होंने जो ये 13 सोरठे लिखे थे, इन्होंने 13 क्या लिखे थे? सोरठे लिखे थे। और ये सोरठे जो है वो रेलवे स्टेशन पे जाकर के देकर आने वाला बंदा है, वो गोपाल सिंह खरवा थे। ठीक है, गोपाल सिंह खरवा के द्वारा ये जो है सोरठे महाराणा फतेह सिंह को दिए गए थे। और महाराणा फतेह सिंह जब ट्रेन में बैठ के इनको पढ़े, दिल्ली पहुंच गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे उदयपुर में मिल जाते तो मैं रवाना ही नहीं होता। तो ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी और केसरी सिंह बारठ, जिन्होंने महाराणा को चेतावनी रचौंटिया लिख करके दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन हो जाएगा, कोटा राज्य का मेजर बर्टन। और सावर साहब का उदयपुर का, मेघमोहन जोधपुर का, मॉरिसन भरतपुर का था। नेक्स्ट, गुइल राजवंश में से किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी? तो ये लिखने वाले महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा 10वीं के जो किताब है इसमें एज इट इज लाइनें दे रखी है। नेक्स्ट, राजस्थान की भौतिक यानी प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान टेथिस सागर के अवशेष हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी ठीक है। सांबर, डीडवाना, पचवदरा जैसी राजस्थान की लवणीय झीलें टेथिस सागर का उदाहरण अवशेष है, तो ये बात भी सही है। अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ए, बी, सी और डी सारे इसमें सही रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन आपको करना है। तो ये अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। क्या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपको सही उत्तर के रूप में बताना है। तो क्या ये उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है? तो बिल्कुल सही है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर है। तो क्या ऐसा सही है क्या? इसकी औसत ऊंचाई 30 से 50 मीटर है क्या? तो ये आपकी औसत जो ऊंचाई है समुद्र तल से, ये 30 से 50 ना होकर के ये आपकी लगभग 250 साढ़े 300 के आसपास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले जो है इसमें आएंगे। ठीक है, और ये बालू से आच्छादित है, तो ये बी ऑप्शन इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही होंगे। तो बी वाला इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। ठीक है, तब बचता कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ए, सी और डी। नेक्स्ट है, राजस्थान की अफवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है, भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है।
जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती है, और जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित ना होकर के यहाँ पे अरब सागर होना चाहिए। ठीक है, अरब सागर, अरब सागर यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर अपन देखें तो डी है, ये सही नहीं होना चाहिए, डी गलत है, बाकी तीनों सही है। डी गलत है, बाकी तीनों सही है, तो ए बी सी इसका सही उत्तर रहेगा। ए बी सी। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथनों का आपको चयन करना है। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है, बिल्कुल सही बात है। शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु तक गिरता है, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है, ये भी सही है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है, तो ये बात गलत होगी प्यारे साथियों। वर्षा की मात्रा है बढ़ती नहीं है, ये घटती है। ठीक है, बढ़ती नहीं है, घटती है। पश्चिम, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण में ज़्यादा होती है बारिश और उत्तर में जाते हैं तो घटती है। पूर्व में थोड़ी ज़्यादा और पश्चिम में और घटती है, तो यहाँ पे घटती होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डी डी डी। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही उत्तर, ये आपका रहेगा ए बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो लाल पीली जो है ये मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो ये ठीक बात है। ठीक है, ये मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित नहीं है। प्यारे साथियों, मूंगफली और कपास की खेती के लिए उचित है ये, इसलिए ये गलत हो गई, उचित है। ठीक है, इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लोधारिता के कारण होता है, तो ये बात भी सही है। तो बी इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही रहेगा। बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो ए, सी और डी इसका सही उत्तर रहेगा। ए, सी और डी इसका सही उत्तर रहने वाला है, ए, सी और डी। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती के लिए ये उचित है। ठीक है, तो ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 इसमें देखते हैं। राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। तो धोकड़ा वन राज्य की मुख्य वन संपदा में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। ये वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं। लगभग ये पश्चिमी राजस्थान के अलावा लगभग ज़्यादातर राजस्थान में ये वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ये वन राजस्थान में 50 से 90 मीटर की ऊंचाई तक अधिक पाए जाते हैं। तो ये 50 से 90 नहीं, इनसे भी ऊपर होता है। जैसे 50 से 90 ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पे ही पाए जाते हैं। जैसे इसकी ऊंचाई अगर अपन देखें अपन, तो आपकी 240 के आसपास होती है, जो 240 से लेकर के आप 760 मीटर तक की ऊंचाई तक ये धोकड़ा वन जो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। इन वनों में धोक पेड़ों के अलावा ऑरेंज, खैर, खिन्नी, सालार और गोडल के पेड़ भी पाए जाते हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो सी इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही रहेंगे। ठीक है, तो सी देखो और सी को कट कर दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बचेगा। और एलिमिनेट करने का तरीका ये सबसे बेहतर तरीका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश में राजस्थान के खनिज स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम यानी सबसे कम पहले फिर सबसे बाद वाला। तो इसमें सबसे पहले आप टंगस्टन ले सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे टंगस्टन, फिर आपका ताम्राएस्क, फिर आप जिप्सम
और फिर पोटास ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है। तो यहाँ पर देखें, इनको 0 से 6 वर्ष के लिए आपको 1500 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, और 6 से 18 वर्ष के बालकों को आपको 2500 रुपये दिए जाते हैं। ये पालनहार योजना की स्कीम है। नेक्स्ट देखो, निश्चित रूप से पूछे जाने वाले सवालों में करंट के सवाल ये है, ठीक है। पद्मश्री प्राप्त 3 व्यक्तियों को 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था, ठीक है। अलगोजा के लिए आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है। निश्चित रूप से 2026 की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आने वाले सवाल है ये। तो इसमें देखो, अलगोजा के लिए तगाराम जी भील को दिया था, ठीक है, ये जैसलमेर से हैं। फिर मेवाती जोगी है और ब्रह्मदेव महाराज है। तो इनको तो आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य के लिए, और इनको कला के लिए। मेवाती जोगी को भी कला के लिए, ये भपंग बजाते हैं, ठीक है, और आपका ये अलगोजा बजाते हैं, ठीक है, अलगोजा। तो ये आप ध्यान रखें। और इनको जो है सामाजिक कार्यों के लिए ये संस्था चलाते हैं, जो अंधे बच्चे जो हैं, मतलब चक्षु विहीन बच्चे हैं, चक्षु जो विकलांग बच्चे हैं, उन सभी को जैसे शिक्षा देने का काम करते हैं। सामाजिक सेवा के लिए इनको पद्मश्री दिया गया था। तो ये 3 नाम आप याद रखें। निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गंगानगर से हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक और अन्य श्रेणियों के बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो अंत्योदय और आस्था कार्ड और अन्य श्रेणी है, इसमें बीपीएल परिवारों को इनको 21,000 दिया जाता है, जबकि SC ST वालों को जो है उनको 31,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। 2 अलग अलग श्रेणियां हैं इनमें, तो 21,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासा द्वारा पूर्ण किए गए नवीनतम चंद्र मिशन का नाम है, इसमें आर्टेमिस फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखें, ये सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इसमें 85 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखें आप, तो ये रहा एस्किमो सेमोएड, ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर आपके इसमें ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र, ठीक है, और पिग्मी, सिमांग और शाकाई भूमध्य सघन वन में आएगा, ठीक है। और बुशमैन जो है ये शुष्क और गर्म मरुस्थल है। बुशमैन, भील, गोंड और मीना ये आपके दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ही इसमें सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट जो ये देखिएगा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो विंबलडन, यानी इस विंबलडन मतलब लंदन, तो ये लंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखें। इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो है फ्रांसीस की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1 नंबर पे आ जाएगी। फिर रूस की क्रांति आएगी, और फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध आ जाएगा, और फिर आपका सबसे अंत में अरब स्प्रिंग आ जाएगी, जो कि लगभग 2011 के आसपास हुई थी। तो ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले बी, फिर सी, डी और ए, बी सी डी ए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी सी डी ए। नेक्स्ट, सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है, तो ये बिल्कुल सही बात है, वर्तमान नाम इंडोनेशिया है। और इसका जो है पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल फर्स्ट ने भी यहाँ प्रभुत्व कायम किया था। यहाँ विजय राजवंश का शासन 4 से 7वीं शताब्दी के बीच कायम रहा था। तो इसमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर तो शायद इसको मैं छोड़ूंगा एक बार के लिए, ऑप्शन नंबर मैं 5 इसमें करूंगा, मुझे इसका ध्यान नहीं है प्यारे साथियों। ये अनुत्तरित प्रश्नों में से एक है, ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर मैं ई कर रहा हूँ, इसका कोई जवाब मुझे इसका पता नहीं है। नेक्स्ट है अपना 89 सवाल,
कि लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन आपको करना है। तो प्यारे साथियों, इसमें इटली में विकसित हुई थी, तो ये ठीक है। और ये लुकास पेसियोली ने अपनी पुस्तक में इस विधि के सिद्धांत का वर्णन किया था, ये भी ठीक है। और 1795 में एडवर्ड जॉनसन ने इस विधि में संबंधी एक पुस्तक लिखी थी, तो ये भी ठीक है। और ये भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान प्रयुक्त की गई थी, तो ये भी सही है। तो ए, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। तो इसके लिए एडविन हब्बल ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो एडविन हब्बल इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन आपको करना है। तो अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है। उत्तरी अरावली, ठीक है, बिल्कुल सही है। और मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच विस्तृत है, ये भी ठीक है। बोहराट का पठार उदयपुर के उत्तर में कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर ना होकर के 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत रहेगा, डी वाला गलत रहेगा, बाकी सब सही है। तो डी जिसमें है वो गलत हो जाएगा, डी 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 नीचे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और राइट बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ठीक है, 91 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 92 है, इसमें एक तरफ गाय की नस्लें हैं और दूसरी तरफ इसका क्षेत्र है। तो इसमें देखो राठी जो है, राठी, गिर, कांकरेज और सांचौरी, ये नस्लें जो दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राठी की। तो राठी जो है ये आपके बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, चूरू के भाग में आपके मिलती है। तो राठी वाली जो है ऑप्शन इसमें 4 में जाएगा। और गिर जो है, गिर अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़ इस तरफ मिलेगी। और आपकी जो कांकरेज है, कांकरेज, जालोर वगैरह इधर, कांकरेज ये बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, नेड़ और इसमें जोधपुर में, और सांचौरी, जालोर, सिरोही, उदयपुर में इसमें। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर के रूप में इसका रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 93 93 सवाल है, 93 नंबर का, कि भारतीय पारंपरिक ऋतुओं को उनके जो है ऋतुओं के दौरान पड़ने वाले त्यौहार से सम्मिलित करना है। तो वसंत ऋतु किस त्यौहार पे मतलब वसंत ऋतु में कौन सा त्यौहार आता है? ठीक है, वसंत, और ग्रीष्म, हेमंत और शिशिर। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको मिलाना है। तो वसंत जो है ये आपकी हो जाएगी वैशाख में। ठीक है, और ग्रीष्म में गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी हेमंत की। तो हेमंत कार्तिक पूर्णिमा, और शिशिर जो है मकर संक्रांति। तो इस प्रकार से इनका मिलान करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 94 सवाल, कि नदी है और एक तरफ सहायक नदियां हैं। तो बनास नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी की सहायक नदी आपकी कोठारी और मेनाल हो जाएगी, कोठारी और मेनाल। और आपके काली सिंध है, काली सिंध की जो है सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? काली सिंध की सहायक नदी हो जाएगी परवन। और लूणी नदी है, इसकी सूकड़ी नदी हो जाएगी। और माई नदी की इसकी जाखम नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। तो 94 है, तो इसमें अपन देखें तो ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 95 ये रहा, एक तरफ मिट्टी है और दूसरी तरफ विशेषताएं हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। काली मिट्टी जो है इसका मिलान आपको करना है कि काली मिट्टी, और ये देखो एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ आपके जो इसमें पाए जाने वाले तत्व हैं। इसमें हमने देखा है कि जो मरुस्थली मिट्टी जो है, इसमें अभी एक ऊपर सवाल भी आया था कि मरुस्थली मिट्टी में निम्न उर्वरता और उच्च लवणता होती है। तो इसका मतलब सी में 4 होना चाहिए। तो सी में 4 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका मतलब इस पूरे का ही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक पता होने पर भी अपन सारा इसका सही उत्तर अपन कर सकेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 96 है। इसमें एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं। तो यहाँ पर अपन देखें
तो सीसा जस्ता जो है ये आपका जावर और राजपुरा दरीबा हो जाएगा। ठीक है, तांबा जो है ये खेतड़ी हो जाएगा, और टंगस्टन ये डेगाना रेवत और भाकरी, और संगमरमर मकराना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखें तो एक में 4, बी में 1 और सी में 2, डी में 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है 97 नंबर 97 कि एक तरफ बांध है दूसरी तरफ जिला है। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध आपका राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, और जवाहर सागर जो है वो आपका बोरावास में है, बोरावास गांव, और कोटा बैराज जो है वो कोटा में है। ठीक है, और माही बजाज सागर बोरखेड़ा गांव में आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बैठेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सिलीसेट झील। एक तरफ झील है दूसरी तरफ जिला है। सिलीसेट झील अलवर में है, पुष्कर झील अजमेर में है, डीडवाना झील नागौर में है, और बीकानेर लूण करणसर है। ठीक है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग मिलाएं तो ए में 3, बी में 1 और सी में 2 और डी में 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 99। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पश्चिम में आपका जैसलमेर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, जैसलमेर के बाद आ जाएगा आपका जोधपुर। ठीक है, सी के बाद बी आएगा, सी बी आएगा, और फिर आपका अजमेर आ जाएगा। ठीक है, और फिर दौसा आएगा, और सबसे पूर्व में आपका धौलपुर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा। और आज का सबसे अंतिम सवाल और इस पेपर का भी अंतिम सवाल कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अरावली की जो चोटियां हैं, अभी हमने जो प्रीवियस जो 2022 वाला जो वीडियो चढ़ाया था उसमें भी मैंने बताई थी चोटियों की ऊंचाई, और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, सवाल फिक्स है ये। तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई जो है वो आप सभी को पता है 1224 है। ठीक है, 1224 मीटर रहेगी। और दिलवाड़ा जो है इसकी 1442 होती है। ठीक है, जरगा है इसकी आपके 1431 होती है, 31 मीटर है। रघुनाथगढ़ की जो है 1055 मीटर है। ठीक है, अचलगढ़ जो है इसकी 1380 मीटर है, इसकी ऊंचाई है। तो इनको क्या करना है, ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा पहले फिर बड़ा 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 बड़ा। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो रघुनाथगढ़ है सबसे पहले। तो ऑप्शन डी जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। रघुनाथगढ़ के बाद में आ जाएगा आपके 1224 कोमलगढ़ आएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा अचलगढ़ 1380, फिर आपका जरगा 1431, और फिर आपका सबसे अंत में दिलवाड़ा 1442। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है प्यारे साथियों। तो ये था आपका लेवल असिस्टेंट साइंस जीके का सवाल, जो कि 100 सवाल थे। इनमें मैंने पूर्णतः सावधानी के साथ इनके आंसर बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ 1-2 प्रश्न है जो कि बोर्ड की जो प्रमाणिक आंसर की आएगी, है ना, ऑफिशियल आंसर की आएगी, वो ही सर्वोपरि रहेगी प्यारे साथियों। मैंने एक कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और चैनल में वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्यारे साथियों।